विधानसभा चुनाव में 2 साल का समय बाकी हो, लेकिन भाजपा और कांग्रेस ने मिशन 2023 के लिए अभी से जमावट तेज कर दी है। हाल ही में भाजपा और कांग्रेस में हुई राजनीतिक नियुक्तियों और सियासी जमावट ने जता दिया कि मध्य प्रदेश भाजपा और कांग्रेस के लिए कितना महत्वपूर्ण है। भाजपा की बात करें तो मिशन 2023 को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अभी से एक्टिव हो गया है। संघ के 5 पदाधिकारी बीएल संतोष, शिव प्रकाश मुरलीधर राव, सुहास भगत और हितानंद शर्मा प्रदेश की सियासत पर सीधी नजर रखेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश को प्रदेश का प्रभार देकर भोपाल मुख्यालय रखना इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। शिव प्रकाश 15 जनवरी को पहली बार भोपाल आएंगे। संघ और भाजपा हाईकमान का मानना है कि मध्य प्रदेश हिंदुत्व और भाजपा का गढ़ है। यहाँ हुई हार जीत अन्य राज्यों को प्रभावित करती है, खास तौर पर छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र को। ऐसे में मध्य प्रदेश में भाजपा और हिंदुत्व का गढ़ कायम रखने के लिए आरएसएस एक्टिव हुआ है। इस वजह से आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की सियासत में राष्ट्रीय नेताओं का दखल भी बढ़ता दिखाई देगा। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस विचार परिवार के आधार पे, जिस विचार पोषित व्यवस्था के आधार पे काम करती है, उसको समझने में सबको बहुत समय लगेगा। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से दायित्वों का निर्वहन दिया जाता है, उसका साफ उद्देश्य रहता है कि चालना जो है नीचे तक कार्यकर्ताओं की कैसे बनी रहे। हमारी जो व्यवस्था है जिसमें संगठन और सरकार के बीच में कार्यकर्ता सेतु की तरह काम करते हैं, उसको कैसे मजबूती मिले, ये सारी व्यवस्थाओं के आधार पर संगठन में हमारे नेता काम करते हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में प्रभारी की कोई वैल्यू नहीं होती, उनके प्रभारी को धक्का मार के भगा दिया जाता है, लेकिन वहीं हमारे प्रभारी जो होते हैं हमारे असली मार्गदर्शक होते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी को हमारी पार्टी की रीति नीति समझने में बहुत समय लगेगा। कांग्रेस भी मिशन 2023 को ध्यान में रखते हुए बीते 2 साल के बाद प्रदेश प्रभारी से लेकर सह प्रभारियों की सक्रियता तेज करने के साथ आगे बढ़ी है। दिल्ली के निर्देश पर कांग्रेस के महासचिव और प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक से लेकर सह प्रभारियों के बीच जिम्मेदारियों का बंटवारा कर अब दौरे कार्यक्रम तेज हो गए हैं। भाजपा की रणनीतियों पर भी कांग्रेस की पैनी नजर है। संघ समझ गया है कि मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार कितनी तेजी से भ्रष्टाचार में लिप्त होती जा रही है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहां भ्रष्टाचार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ना हो रहा हो। अब लेकिन इससे दूसरी बात भी है कि आरएसएस को अपने संगठन पे ही विश्वास नहीं है, अपने लोगों पे ही विश्वास नहीं है। बात 2 ही तरह की है। भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका मतलब संघ यदि 5 नेताओं को भेजता है और यदि संघ नजर रखवा रहा है तो अपने लोगों पे विश्वास नहीं है। मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस के मुकाबले कम सीटें हासिल कर सत्ता गंवा दी थी, लेकिन सिंधिया के दल बदलने के कारण भाजपा की 1.5 साल के बाद ही सत्ता में वापसी हो गई। अब पार्टी 2023 के चुनाव में कोई गलती नहीं करना चाहती। यही कारण है कि अभी से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी जमावट शुरू हो गई है, ताकि ऐन चुनाव के मौके पर विपक्ष की चालों का मजबूती के साथ जवाब दिया जा सके। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। मध्य प्रदेश में इन दिनों संघ की पैनी नजर है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हाथ से सत्ता बहुत कम सीटों से फिसल गई थी और उस समय जो था उस छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी बीजेपी जो है हार गई थी। तो ये बहुत बड़ा एक झटका था बीजेपी के लिए और संघ के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो संघ का गढ़ माना जाता है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है। और अब जिस तरह से सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी का वर्चस्व कायम हुआ है, तो संघ ने 5 पद अधिकारी जो है वो नियुक्त किए हैं, जो मध्य प्रदेश में सत्ता पे, संगठन पे पैनी नजर रखेंगे और 2023 के विधानसभा चुनाव की जो है वो तैयारी करेंगे, रूपरेखा तैयार करेंगे।
क्योंकि संघ बीजेपी का ये मानना है कि मध्य प्रदेश में जो होता है उसकी ध्वनि बाकी अन्य राज्यों में भी जो है वो गूंजती है। तो इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे कि संघ की जो है पैनी नजर है मध्य प्रदेश पे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी और मेरे साथ फोन लाइन पे हैं अमरदीप मौर्य जी और योगेश यादव जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है शार्प एट 7 में। सबसे पहले तो आपके पास आऊंगी अमरदीप मौर्य जी, कैसे देख रहे हैं आप इसको? जैसे संघ जो है एकदम जो है अब नजर रख रहा है, अगर हम बात करें तो बीजेपी पे, सत्ता पे, संगठन पर 2023 की तैयारी हो रही है। शिव प्रकाश जी जो है उनकी भी नियुक्ति हो गई है, वो 15 जो है तारीख को यहाँ भोपाल भी आएंगे। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, संघ की कोई पैनी नजर नहीं है। संघ का अनुसांगिक संगठन होने के नाते भारतीय जनता पार्टी में संघ की जो संगठन मंत्री के रूप में जो लोग कार्य देखते हैं, हमारे प्रचारक जो हैं, वो भाजपा के ही होकर अब हमारे क्षेत्र में आकर राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं और उसी व्यवस्था को लागू करने का काम, अब चूंकि एक नई व्यवस्था बनी है कि उनका केंद्र भोपाल होगा, इसलिए कयास जो आ रहे हैं निकलकर, जो बातें निकलकर आ रही हैं। परंतु शिव प्रकाश जी आज से पहले भी सह संगठन मंत्री थे, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री थे और आज भी उसी दायित्व पर हैं। क्योंकि उनका केंद्र यहाँ पर होने से अब वो अच्छे तरीके से मध्य प्रदेश में भी अपना इन्वॉल्वमेंट रख पाएंगे और अधिक से अधिक यहाँ पर जो गतिविधियां चलती हैं उनको देख पाएंगे। तो संघ और संगठन मिलकर भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक अच्छे प्रकार से एक अच्छे संगठन को मजबूती के साथ में आगे चला सकें, इसका प्रयास संघ के द्वारा भी किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी किया जा रहा है। जी मौर्य जी, यही तो कह रही हूँ कि जो रोड मैप है 2023 के विधानसभा चुनाव के, उसकी जो है तैयारी है, तभी तो 5-5 पदाधिकारी हैं। इससे पहले तो हमने ये चीज नहीं देखी थी, क्योंकि 2018 में जिस तरह से अगर हम बात करें तो बड़े कम मार्जिन से जो है सत्ता आप लोगों ने गंवाई थी, वापस फिर आ गए, वो ठीक है। लेकिन 2023 की जो तैयारी है और जो बाकी के जो राज्य थे, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहां भी जो है सत्ता नहीं, आपको सत्ता नहीं मिल पाई थी बीजेपी को। देखिए, 2023 की पूरी तैयारी है और पूरी शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्तर से लेकर और बूथ लेवल पर काम करने वाला हर कार्यकर्ता 2023 की तैयारी में आज से जुटा है। कांग्रेस को मध्य प्रदेश में भी हम परास्त करेंगे, छत्तीसगढ़ में भी करेंगे और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से स्थापित होगी। इस प्रकार की तैयारियां आज से हमारा संगठन कर रहा है। जी योगेश यादव जी, आपके पास आऊंगी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? 2023 की अभी से तैयारी, बीजेपी ने एकदम कमर कस ली है, संघ जो है पैनी निगाह रख रहा है, 5-5 पदाधिकारी जो है अब जो है मध्य प्रदेश में जो है वो मध्य प्रदेश को जो है देखेंगे। कैसे आप देख रहे हैं? कांग्रेस में भी अगर हम बात करें तो संगठन में जो है हलचल है, वहां भी फेर बदल के जो है वो बार बार जो है वहां भी प्रयास हो रहे हैं, वहां आवाज उठ रही है। देखिए मुक्ता जी, मुझे तो बहुत ही अचरज और अटपटा महसूस हो रहा है कि ये संघ की जो विचारधारा, संघ की जो नीति रीति रही है या संघ की जो गतिविधियां रही हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे और घटनाक्रम देखेंगे तो बड़े आपसी विरोधाभास नजर आ रहे हैं। क्योंकि संघ की कार्यशैली एक अलग मुद्दे पर रहती है, एक अलग नजरिए पर रहती है और जहां तक शायद मैं इतना मानता हूं, जितना भी मैंने पढ़ा है, कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जितना भी 1925 में संघ के गठन के बाद मुझे जानकारी मिली है तो संघ राजनीतिक आधारित संगठन नहीं है, ये कहा जाता है। और इनके कुछ मूल सिद्धांत इस तरीके से रहते हैं कि जो सार्वजनिक क्षेत्र में अव्यवहारिक भी बैठते हैं। मुक्ता जी, मेरी बात पर आप बहुत गौर कीजिएगा, जो अव्यवहारिक रहते हैं और अव्यवहारिक इसलिए रहते हैं कि जनमानस में सर्वाधिक विकास के लिए और समग्र विकास के लिए इनकी अवधारणा कहीं ना कहीं से खंडित होती है। अब भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा और राजनीतिक जो चालें चल रही जा रही है, जिस तरीके से कि जैसे कांग्रेस के लोगों को, जो कांग्रेसी थे, जिनका डीएनए कांग्रेसी था, अब उनको बीजेपीकरण कर दिया गया उनका, तो क्या संघ उन लोगों को स्वीकार करेगा? क्या प्रश्न ये उठता है। 24 विधायक जो कांग्रेस से गए उनको स्वीकार कर लेगा और यदि स्वीकार्यता बन रही है तो कहीं ना कहीं से फिर संघ के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह है। या हम ये मान लें कि संघ की बातों को भारतीय जनता पार्टी में नहीं माना जा रहा है। जैसे कि प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि संघ का अनुवांशिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि संघ द्वारा निर्देशित ही हर बातों का पालन किया जा रहा, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र सामने आया है वो चरित्र ये प्रैक्टिकल आधार पर कि भैया हमें
सत्ता हथियाना है और सत्ता में हमें ये नहीं देखना कि संघ का कितना मजबूत व्यक्ति यदि कांग्रेस की तरफ से आयातित है तो उसको भी स्वीकार करो, लेकिन सत्ता प्राप्त करो। अब यदि देखा जाए तो संघ आधारित जो नेता रहे वो अभी उपेक्षित रहे, अभी मंत्रिमंडल में उनको नहीं दिया गया, चाहे वह अजय बिश्नोई जी का दर्द हो, चाहे रमेश मेंदोला जी जैसे जो संघ आधारित लोग रहे। तो कहीं ना कहीं से ये विचारधारा और अवधारणाएं अब गड़बड़ होती चली जा रही है और शायद आने वाले समय में इन चीजों का और बढ़ोतरी आप देखेंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि संघ अब 24 कैरेट का संघ रहा, ये भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस की 24 कैरेट की रही, या भारतीय जनता पार्टी संघ की हर विचारधारा को फॉलो करता है। तो कहीं ना कहीं से अब घालमेल तो शुरू हो ही गया है, जो आने वाले समय में ये बातें और सामने आएंगी और कहीं ना कहीं से गड़बड़ स्थितियां और ज्यादा निर्मित होती जाएगी। जी बिल्कुल। योगेश यादव जी आप और अमरदीप मौर्य जी आप दोनों बने रहिएगा फोन लाइन पे, हम जल्दी लौटते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो संघ है अब जो है जिस तरीके से मध्य प्रदेश पे पैनी निगाह रखेगा। सुनील श्रीवास्तव जी आपके पास आऊंगी। आपने सुना अभी जिस तरह से योगेश यादव जी ने कहा कि कहीं ना कहीं तालमेल कोऑर्डिनेशन की कमी है। जो सिंधिया जी और उनके समर्थक जिस तरह से बीजेपी में आए हैं और उसके बाद से जब से सत्ता परिवर्तन हुआ, हालांकि उपचुनाव हुआ, ये सारे जो विधायक थे ये भी जीत गए, लगभग उनमें से अधिकांश लोग जीते, 2-3 लोगों को छोड़ के। अभी जो मंत्रिमंडल का एक विस्तार भी हुआ उसमें भी सिंधिया के समर्थकों को स्थान मिला। जिस तरह से पुराने वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को जो है नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं। क्या कहीं कुछ कोऑर्डिनेशन है इसलिए इतने सारे 5-5 पद अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं कि आप जो है कोऑर्डिनेशन बिठाइए सत्ता संगठन में? क्या ये बात आपको लग रही है? क्या कारण है? ठीक है, रोड मैप तो तैयार करना है 2023, तो वो तो कांग्रेस भी कह रही है कि हम अपना रोड मैप तैयार करें। कमलनाथ जी ने कहा है कि अभी जो नगरीय निकाय चुनाव है वो एक सेमीफाइनल है। देखिए, अगर हम बात योगेश यादव जी से ही शुरू करें, जिस प्रकार से आपने कहा, उनने जो सवाल किया कि कोऑर्डिनेशन की कमी, तो शायद संघ को लग रहा होगा कि कोऑर्डिनेशन की सत्ता और संगठन में समन्वय बनाकर चलना है, क्योंकि 2018 में बेहद कम अंतर से बीजेपी की सरकार हाथ से निकल गई थी और जैसे तैसे बीजेपी सरकार में वापसी आई है। तो संघ भी चाहता है कि बेहतर काम सरकार करे, बेहतर सत्ता और संगठन में तालमेल हो, और शायद यही वजह है कि पहली बार 5-5 बड़े पदाधिकारी संघ से जो आते हैं वो कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे, समन्वय का काम करेंगे, सरकार और संगठन के बीच सेतु का काम करेंगे। अब जिस प्रकार से योगेश यादव जी ने कहा कि सिंधिया जी के साथ जो उनके समर्थक आए हैं वो कैसे एडजस्ट होंगे और उनमें ही कोऑर्डिनेशन बैठाना, तो शायद ये हो सकता है कि बीएल संतोष जी और शिव प्रकाश जी राष्ट्रीय नेतृत्व से सीधे यहाँ पर, इसीलिए भी शायद उनका हेडक्वार्टर संतोष जी का यहाँ पर शिव प्रकाश जी का बनाया गया हो कि सीधे, क्योंकि जब हमने देखा पिछले दिनों जब बैठक थी, मुरलीधर राव जब आए थे बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सिंधिया जी को लेकर जो कमिटमेंट किए गए हैं बीजेपी वो सारे कमिटमेंट पूरे करेगी। तो एक ऐसी धुरी भी चाहिए थी, एक ऐसा सेतु का काम भी होना चाहिए मुक्ता जी, जब कि सिंधिया जी दिल्ली की राजनीति करते हैं, मध्य प्रदेश की भी करेंगे, तो उसमें कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? दिल्ली से जो आला कमान पार्टी संगठन जो निर्देश देगा वो सीधे बीडी शर्मा जी या फिर संगठन महामंत्री को नहीं देगा। तो एक सुलभ और सहज तरीका निकाला गया कि भाई शिव प्रकाश जी और बीएल संतोष जी के माध्यम से जो संगठन चाहता है, जो संघ चाहता है, वो मैसेज नीचे तक आ जाएगा। और यही वजह है कि उसमें कोई ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा ऑड लगे, इसीलिए उनका यहाँ पर भोपाल मुख्यालय बनाया गया है। अब क्योंकि अगर हम सरकार की बात करें, शिवराज जी भी लगातार अधिकारियों की बैठकें ले रहे हैं, मंत्रियों की ले रहे हैं, उनसे 2023 का रोडमैप जान रहे हैं और कार्यों की प्रगति कैसे हो, राजस्व कैसे आए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि राजस्व की स्थिति क्या है मध्य प्रदेश में। तो आज जो मुख्यमंत्री बैठे वो इसीलिए बैठे हैं कि उन विभागों, जो सारे विभाग हैं मंत्रियों के,
उसमें राजस्व कैसे है, उनका रोडमैप क्या है, ये जानने के लिए तो हो सकता है कि संघ भी इसीलिए सक्रिय हुआ है। संघ हालांकि सामाजिक संगठन है, लेकिन समाज में क्या नब्ज है लोगों की, सरकार को लेकर किस प्रकार का चिंतन है लोगों का, सरकार की योजनाओं को लेकर किस प्रकार की समस्या है, या फिर कई योजनाएं जो है उनकी सराहना है, तो संघ समय समय पर इस प्रकार की फीडबैक पब्लिक से लेता रहता है, अधिकारियों के जरिए, पदाधिकारियों के जरिए। तो हो सकता है कि संघ और ज्यादा सक्रियता से मध्य प्रदेश में सक्रिय हो रहा हो और सरकार और संगठन में सेतु का काम कर रहा हो। जी बिल्कुल। अमरदीप मौर्य जी, अभी जिस तरह से योगेश यादव जी ने एक बात कही थी कि सत्ता, आप बीजेपी जो अब है एकदम उसका जैसा लगता है 1 पॉइंट फोकस है कि सत्ता मिलनी चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, जैसे कि ये 22 विधायक जो आए, क्या लग रहा है आपको कि क्या ये सही है? जो समन्वय की बात यादव जी बार बार कह रहे थे कि समन्वय नहीं बिठा पा रहे हैं, कितना अच्छा तालमेल और कितना अच्छा समन्वय है कि 2 मंत्री अभी बाद में भी शपथ ले लेते हैं और किसी प्रकार की कोई बात नहीं आती है। और जब सिंधिया जी कमलनाथ जी की सरकार में सहयोगी थे, उनके लोग उनके विधायक थे, तो कमलनाथ जी उनको कहते थे आप सड़क पे, सिंधिया जी ने कहा मैं सड़क पे उतरूंगा, तो कमलनाथ जी ने कहा कि सड़क पे उतर जाओ। कितना अच्छा समन्वय। वो खुद अपने आप को पहले झांकें कि उन्होंने 15 महीने में क्या किया। जो कांग्रेस सालों साल सरकार चलाया करती थी, वो कांग्रेस अब सरकार चलाना नहीं जानती है। पहले अपने अंदर झांककर अपनी परिस्थितियों को वो सोचे कि हम किस कारणों से फेल हुए हैं, हमारा फेलिवर क्या है, कमलनाथ जी का फेलिवर क्या है, दिग्विजय सिंह जी का फेलिवर क्या है। यादव जी उनको अच्छे तरीके से समझाएंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा होगा। हमारा समन्वय कैसे हमको करना है, 2023 में भारतीय जनता पार्टी कैसे जीते, उसमें हमारे मार्गदर्शक आदरणीय शिव प्रकाश जी, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय मुरलीधर राव जी और हमारे अध्यक्ष जी वीडी शर्मा जी, हम सब मिलकर उसको तय करेंगे। और जो सेमीफाइनल की बात कमलनाथ जी ने कही है कि सेमीफाइनल अभी नगरीय निकाय में होगा, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सेमीफाइनल भी हारेगी और फाइनल भी हारेगी। मैं इसकी घोषणा आज आपके इस कार्यक्रम में जी बिल्कुल। लेकिन मैंने आपसे जो सवाल पूछा मौर्य जी कि जिस तरह से बीजेपी एक सूत्रीय कार्यक्रम पे चल रही है कि सत्ता हासिल करनी है, चाहे उसके लिए किसी भी तरह के जो है करना पड़े, तो आप उसको सही मानते हैं? सत्ता हासिल करना हमारा लक्ष्य नहीं है। सत्ता को लात मारकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर जनसंघ की स्थापना उन्होंने की। हमारी पार्टी तो इस सरकार को त्याग कर शुरू हुई है। हमने तो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के आए हुए लोग हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, जिन्होंने उनकी विचारधारा को त्याग दिया, जिन्होंने उनके आचार और विचार को त्याग कर जो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की स्थापना करते हैं, ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ये भारतीय जनता पार्टी है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो वो कह रहे थे कि संघ अब पेनी नजर रख रहा है, संघ की पेनी नजर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल जी के समय से थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री थे और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ तक पहुंची है। हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम कुशाभाऊ ठाकरे जी को आज यहाँ पर याद करते हैं। वो हमारे वरिष्ठ प्रचारक थे, लेकिन एक राजनीतिक दल में प्रचारक की भूमिका क्या होती है, उन्होंने मध्य प्रदेश के संगठन को गढ़ा और मध्य प्रदेश में पिछले 15 सालों में हमने सरकार बनाई है और आज भी हम सरकार में है, सत्ता में है। योगेश यादव जी आपके पास आऊंगी, आपने सुना होगा, क्या कहेंगे आप? देखिए मुक्ता जी, मेरी सभी बातों का मैं यही तो पूछना चाह रहा था, जिसका स्वयं ही जवाब आदरणीय प्रवक्ता महोदय जी ने दे दिया। क्या संघ और जनसंघ की विचारधारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो नाम लिया गया, या कुशाभाऊ ठाकरे का युग को दोहरा रहा है? क्या उस युग की पुनरावृत्ति है? क्या ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से उत्पन्न नहीं होते हैं कि संघ ने अपनी बात को एक समय से राजनीतिक विचारधारा से पृथक करके रखा था? संघ ने अपनी एक विचारधारा, सामाजिक विचारधारा के ऊपर जोर दिया था और ये भी कहा था कि हम कई जगह अव्यवहारिक इसलिए हैं कि हमारा अपना एक एजेंडा है, हम उस पर आधारित। लेकिन अब व्यवहारिकता के अंतर्गत यदि आप दबाव की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान 2 मंत्रियों को शपथ दिलवा रहे हैं, तो क्या संघ का वहां पर हस्तक्षेप मिट गया? संघ ये कहने की स्थिति में नहीं रहा कि नहीं साहब, सब शपथ होगी तो सभी की शपथ होगी। और क्या मैं प्रश्न करना चाहता हूं प्रवक्ता महोदय कि कल तुलसीराम सिलावट जी और गोविंद राजपूत जी या कांग्रेस की ओर से गए आयातित लोग क्या आपके संघ की वहां पर ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे? क्या उनको देंगे? और कल ये मंत्रिमंडल में चूंकि ये आप स्पष्ट हो गया, आदरणीय पत्रकार सुनील श्रीवास्तव जी भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि ये दबाव की राजनीति में तत्काल रूप से मंत्रिमंडल में 3 तारीख को इनको लिया गया, तो क्या ये
संघ की विचारधारा के अंतर्गत काम करेंगे। जब ये ट्रांसफर की लिस्ट बनाएंगे, कोई योजना की लिस्ट बनाएंगे, कोई एजेंडा प्रस्तुत करेंगे, तो क्या जैसे संघ में होता आया है कि संघ के कार्यालय में जाकर ये पहले बताएंगे कि साहब हम ये लागू करेंगे और संघ इनको निर्देशित करेगा? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और ये व्यवहारिकता के परे प्रश्न है जो सामने आने वाले समय में मैं बहुत बेबाक तरीके से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पर एक संकट उत्पन्न करेंगे। और जो आप 2023 और 2024 के ख्वाब देख रहे हैं ना, आप देख लीजिए कि आप राख के ढेर पर बैठे हुए हैं, ऊपर से राख आपको ठंडी नजर आ रही है लेकिन अंदर से चिंगारियां भभक रही है। आप पहले इनका आरएसएस करण तो कीजिए, जो यहां से गए हुए उनको तो आरएसएस के बारे में कुछ जानकारी भी नहीं है। पूछ लेती हूँ, ये अमरदीप मौर्य जी, क्या कहेंगे आप? ट्रेनिंग तो देते हैं आप लोगों के, शिविर तो हो रहे हैं, कैंप हो रहे हैं जी। आप लोगों के ट्रेनिंग कैंप्स तो हो ही रहे हैं ना, जो ये जो विधायक आए हैं कांग्रेस से बीजेपी, जो योगेश यादव जी ने सवाल उठाया है। कांग्रेस से बीजेपी में आए हुए कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश में मंडल स्तर पर जो भारतीय जनता पार्टी कैडर की जो बात कर रहे थे कि इनका कैडर क्या किस प्रकार का, उस कैडर को संभालना, उस कैडर तक हमारी विचारधारा को सही तरीके से रखना और उसकी जानकारी देना, इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार ये पूरे देश में चलने वाला कार्यक्रम है। जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में पूरे देश में प्रशिक्षण के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उसमें मध्य प्रदेश भी आता है। मध्य प्रदेश के प्रत्येक कार्यकर्ता को प्रशिक्षित करना ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जिम्मेदारी है, संगठन उसकी पूर्ति कर रहा है। और वो जो बात कह रहे हैं हम राख के ढेर पर बैठे हैं, साहब आपकी तो राख भी ठंडी हो गई है और आपके नेता भी उस राख की तरह मुझे लगता है ठंडे हो चुके हैं मध्य प्रदेश में। कोई नया नेता ढूंढिए, देश में भी कोई नया नेता ढूंढिए जो कांग्रेस पार्टी को चला सके, कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ा सके। जी सुनील श्रीवास्तव जी, आपसे पूछूंगी, देखिए अभी योगेश यादव जी ने जो सवाल उठाए हैं कि बीजेपी जो है बेसिकली राख के ढेर में बैठी हुई, जिस तरह से अभी आपने देखा कि दो जो मंत्री जब उनका शपथ हुआ उसके बाद से थोड़े थोड़े जो हैं स्वर उठ रहे हैं, विरोध के स्वर। हालांकि बीजेपी जो है हमने देखा है कैडर बेस्ड पार्टी है और बहुत ज्यादा विरोध, वो लोग विरोध जो है मुखर होकर नहीं करते, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत हैं। तो क्या आने वाले समय में ये जो दिक्कतें आएंगी, इसी के कारण ये जो है इतने सारे संघ के पदाधिकारी आ रहे हैं? क्या 2023 जो है एक बहुत बड़ा, अगर हम कहें तो बहुत बड़ा चैलेंज है बीजेपी के सामने? क्योंकि आप देखिए जो नेता हैं, जो ये विधायक आए, उनको अभी उपचुनाव में तो टिकट दे दिया, 2023 में क्या करेंगे आप? उन्हीं लोगों को टिकट देंगे तो बाकी जो नेता हैं उस क्षेत्र के, उनके राजनीतिक भविष्य का क्या? संकट तो बहुत है बीजेपी के सामने। देखिए मुक्ता जी, बीजेपी हो या सिंधिया समर्थक हो, किसी के भी सामने, सबके सामने पहले मुद्दा यही था कि सरकार अभी भविष्य, क्योंकि राजनीतिक भविष्य पर भी संकट था इनके और सरकार पे भी। तो एक चीज तो ये है कि भविष्य की चिंता ना करते हुए वर्तमान इन्होंने देखा है। दूसरी बात, जिस प्रकार से योगेश यादव जी ने कहा कि सिंधिया जी या उनके समर्थक संघ की विचारधारा को मानेंगे कि नहीं या उसके अनुसार चलेंगे, तो सिंधिया जी इसका संदेश साफ दे चुके हैं। सिंधिया जी खुद नागपुर जा चुके हैं, नागपुर में संघ कार्यालय जा चुके हैं, भोपाल भी आए, भोपाल में 2 बार संविदा कार्यालय जो मध्य प्रदेश का संघ का कार्यालय है वहां भी जा चुके हैं, अपने समर्थकों के साथ प्रचारकों से मुलाकात कर चुके हैं। यानी सिंधिया जी साफ संकेत दे चुके हैं, साफ संदेश दे चुके हैं कि वो बीजेपी में आए हैं तो बीजेपी की ही रीति नीति में बसेंगे और संघ के ही तरीके से काम करेंगे, संघ और बीजेपी के स्टाइल में काम करेंगे। दूसरा, अगर हम बात करें, जिस प्रकार से बात हो रही कि 2 मंत्रियों को शपथ दिलाएगी, जो जब हमारे बात हुई थी, प्रदेश प्रभारी जो बीजेपी के हैं मुरलीधर राव जब आए थे अभी क्रिसेंट में, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि सिंधिया जी को लेकर बीजेपी ने जो भी कमिटमेंट किए हैं वो पूरे होंगे। यानी सिंधिया की तरफ से साफ संदेश है कि वो संघ और संगठन को लेकर चलेंगे, बीजेपी की तरफ से साफ संकेत हैं और साफ संदेश है कि सिंधिया हो या उनके समर्थक जो जो कमिटमेंट किए गए हैं वो सरकारें पूरा करेगी, पार्टी पूरा करेगी। यानी दोनों तरफ से स्पष्ट है। अब कांग्रेस इस पूरे मामले में क्या देख रही है, या फिर हम मीडिया के होकर, क्योंकि हमारी जो हम लोग को देखते हैं, हर खबर देखते हैं, हर किसी ना किसी बयान में हम खबर देखते हैं और उसके मायने निकालते हैं, तो एनालाइज करते हैं, जो कि काम है मीडिया का। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 2 मंत्रियों ने शपथ ली, उसके बाद अजय बिश्नोई की भी बयान हमने देखा, ट्वीट के माध्यम से उन्होंने जिस प्रकार से बयान किया, चाहे हम महेश राय की बात करें या फिर दूसरे बीजेपी विधायकों की बात करें, असंतोष है मुक्ता जी, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं, क्योंकि बीजेपी चाहे शिवराज जी हो या दूसरे हो,
सब स्पष्ट कर चुके हैं, मंचों से स्पष्ट कर चुके हैं कि जो सरकार है वो सिंधिया जी और उनके समर्थकों के जरिए आई है, इसलिए उनका ध्यान रखना बीजेपी का दायित्व। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की खींचतान होगी बीजेपी में। बीजेपी और सिंधिया समर्थक दोनों बखूबी जानते हैं कि इस समय दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। जी बिल्कुल। योगेश यादव जी आपका, और अमरदीप मौर्य जी आपका, सुनील श्रीवास्तव जी आपका, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शार्प एट 7 के इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे किस तरह जो है संघ के 5 जो है पदाधिकारी अब मध्य प्रदेश में रहेंगे, सत्ता संगठन में तालमेल बिठाएंगे। उनका हालांकि जो एम है अभी 2023 का जो है विधानसभा चुनाव है उसका रोड मैप तय करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जो बात है तालमेल जो है सत्ता और संगठन के बीच में तालमेल की बिठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस तरह से सिंधिया और उनके जो समर्थक आए हैं उसके बाद जो वो सत्ता में काबिज हैं, तो उसके कारण जो बीजेपी के पुराने वरिष्ठ नेता हैं तो उनमें सत्ता में संगठन में सब में तालमेल जो है ये संघ के पदाधिकारी नजर रखेंगे और 2023 का रोड मैप भी तैयार करेंगे। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?